अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी ही बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अपनाकर किसान कमा सकते हैं अपनी फसलों से अधिक मुनाफा। तरबूज की भरपूर उपज देने वाली प्रजातियां और रोपाई तकनीक। आलू की खेती अपने प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है और बाजार में एक साथ आलू की अधिक आवक के कारण किसान अक्सर इसे औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन यदि किसान आलू की खेती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत करेंगे तो वो इससे अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। परंतु आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आखिर है क्या? तो आइए इस बारे में जानते हैं जिला कटिहार के बागवानी निदेशक डॉक्टर राकेश कुमार से। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है विगत कई वर्षों से जो है देश के विभिन्न कोनों में किया जा रहा है। इसमें जो है किसान और जो किसान के द्वारा जो तैयार उत्पाद हैं उसके विपणन के लिए राज्य स्तर पे या फिर देश स्तर पे जो कंपनियां कार्यरत है उनके बीच एक एग्रीमेंट होता है और जिसे जो है कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कहते हैं। और इस एग्रीमेंट के तहत जो कंपनियां हैं वो किसानों को बहुत सारी सुविधाएं देती है और बदले में जो है किसानों से बायबैक करके उनका उत्पाद जो है क्रय करती है। और इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में छोटे छोटे किसान जो है ज़्यादा लाभान्वित होते हैं। जिनके पास जो है कम पूंजी है वो ज़्यादा पूंजी नहीं लगा सकते हैं, तो समूह बना के कंपनियां इन किसानों को अपने साथ जोड़ती है, उसको अच्छी गुणवत्तापूर्ण जो है बीज उपलब्ध कराती है, साथ ही साथ पौध संरक्षण से संबंधित जो कीटनाशक दवाएं हैं वो उपलब्ध कराती है और अन्य जो भी खेती में तकनीकी जानकारी है वो भी जो है अपने देख रेख में उनको उपलब्ध कराती है और उत्पादन करवाती है। इसके पश्चात जो उनका गुणवत्तापूर्ण जो उत्पाद होता है उसको जो है क्रय कर लेती है। इसमें एक किसानों को बेनिफिट होता है कि जो खास करके उद्यानिक फसलें हैं ये काफ़ी जो है पेरिसेबल है, बहुत कम समय में नष्ट हो जाती है, इनका भंडारण जो है अधिक समय तक नहीं किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में कंपनियां पहले से रेट तय कर लेती है, दोनों के बीच में एक रेट तय होता है और उस रेट पे वो क्रय करती है। और किसानों को एक लाभ ये होता है कि कभी कभी उत्पादन जो वो उत्पाद करते हैं उसका बाजार मूल्य काफ़ी घट जाता है। उस परिस्थिति में जो है उन किसान को जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जुड़े रहते हैं उनको एक अच्छे दर पे जो है उनको बिक्री होती है और उन्हें अच्छी आय होती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक समस्या ये भी आती है कि यदि कंपनी मजबूत होता है तो वो दर
जो निर्धारण होता है दोनों पार्टी के बीच, उसमें कंपनी हावी रहती है। ऐसी परिस्थिति में यदि किसान का ग्रुप सशक्त रहता है और बहुत सारी कंपनियां यदि बाजार में रहती है तो किसान उनसे जो है बार्गेनिंग करके रेट तय कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में और एक सुविधा ये भी रहती है कि किसान को यदि पूंजी नहीं है तो वो कंपनियां बैंक के माध्यम से उनको जो है लोन भी उपलब्ध करवाती है। और जब कभी कभी फसल जो है हम लोगों का प्राकृतिक आपदाओं से भी नष्ट होता है तो उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो कंपनियां हैं वो बीमा कंपनी से मिलके उन फसलों का जो है बीमा भी करवाती है। तो जो हमारे किसान हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से बहुत जो है बेनिफिट होता है। आइए अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसे किसानों से जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत आलू की खेती करके अच्छा लाभ ले रहे हैं। ये हम जो है सो आलू, ये कंपनी वाला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का आलू आज से 4 साल पहले से लगा रहे हैं। सिरसा में, इस गांव में पहली बार हम ही इस कंपनी वाले आलू को, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आलू को लगाए थे और उस समय से आज तक लगा रहे हैं और हमारे और सब किसान भी देखा देखी लगाए हैं। तो ये आलू जनरल आलू से इसमें तुलनात्मक यही है कि थोड़ा इसमें पूंजी ज़्यादा लगता है, इसका बीज थोड़ा महंगा होता है, लेकिन इसमें यही है कि इसमें पूरा फिक्स रहता है आलू का रेट। बाज़ार में चाहे 2 रुपये बिके चाहे 10 रुपये बिके, इसका रेट फिक्स रहता है, इसलिए इसमें लॉस की कोई संभावना नहीं है। इसीलिए इसको हम लोग ज़्यादा लाइक करते हैं और हर वर्ष लगाते हैं। और ये आलू में मोटा मोटी खर्च जो है थोड़ा महंगा, इसका बीज महंगा पड़ता है। बीज इस बार 2 साल से 22 रुपये केजी के हिसाब से बीज हम लोग को मिलता है और इसका बुकिंग करवाना पड़ता है कंपनी को पैसा देके। और ये आलू जो है सो लगभग 100 या 105 दिन में उखड़ता है, जबकि जनरल आलू 75 से 90 दिन में उखड़ जाता है। थोड़ा दिन ज़्यादा लगता है, थोड़ा पूंजी भी ज़्यादा लगता है, बीज भी महंगा है, प्लस इसमें जो है सो दवाई वगैरह थोड़ा ज़्यादा स्प्रे करना पड़ता है, पाला वगैरह नहीं लगे समय समय पर, इसलिए। और ये आलू लगाने से इसमें फिक्स है कि लॉस की कोई संभावना नहीं है, फ़ायदा होना ही है, बशर्ते इसमें कॉन्शियस रहना पड़ता है। और कंपनी का आदमी भी जो है, उसका स्टाफ हो या उसका मैकेनिक, मतलब कि जो साइंटिस्ट हो, वो बराबर आते हैं 10 दिन 5 दिन में और बताते हैं कब पानी की ज़रूरी है, कब खाद की ज़रूरी है, कब इसमें दवा की ज़रूरी है, कब इसमें जो है से फफूंदनाशक दवा की ज़रूरी है, बार बार वो आके मतलब मार्गदर्शन बताते हैं। इसलिए ये बहुत ही उपयोगी और बढ़िया आलू है। और उत्पादन में ये जो है से मोटा मोटी उससे लोकल आलू से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। एकड़ में मान के चलिए 50 बोरा ज़्यादा हो गया, उसके बाद रेट इसका फिक्स रहता है। इसलिए कि जैसे जनरल आलू कुछ दिन पहले 500-600 रुपये कुंटल बिक रहा था, तो उस हिसाब से हम लोगों को मतलब पूंजी या थोड़ा सा फ़ायदा हुआ। और ये आलू जैसे 9.5 रुपये का रेट फिक्स है, तो इसमें जो है सो हम लोगों को मोटा मोटी 1 एकड़ में 80 से 90 हज़ार रुपया आ जाता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने तरबूज का बिचड़ा फरवरी माह में डाला था, वो पौध अब रोपाई योग्य तैयार हो गई है। लेकिन तरबूज की फसल से भरपूर उत्पादन लेने के लिए आपको इसकी रोपाई करते समय कुछ प्रबंधनों पर विशेष ध्यान देना होगा, जिसके बारे में उचित सलाह दे रहे हैं जिला राज्य के प्रगतिशील कृषक बैजनाथ महतो। तरबूज का सफल खेती के बारे में किसान बंधुओं को जानकारी देना चाहता हूँ। किसान बंधु सबसे पहले जो है सो तरबूज का जो है सो 1 एकड़ के लिए कम से कम 120 ग्राम जो है सो बीज जो है सो लगता है। कि सबसे पहले जो है सो इसका प्रो ट्रे में जो है सो नर्सरी करना होता है और नर्सरी करीब जो है सो 15 दिन में जो है सो तैयार जो है सो हो जाता है।
तरबूज की खेती से अधिक पैदावार लेने के लिए इसकी उन्नत प्रजातियों का चयन करना जरूरी है। यदि अपने प्रदेश की जलवायु के अनुसार तरबूज की प्रजातियों की बात करें तो इसमें सुगर बेबी, अर्का मानिक, अर्का ज्योति, दुर्गापुर केसर अधिक उपज देती है। किसान भाई इनमें से किसी भी किस्म का चुनाव कर बुवाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो है खेत की गहरी जुताई करनी पड़ती है और खेत जुताई के बाद जो भी हमारे पास कंपोस्ट है, गोबर खाद, लगभग 10 ट्रैक्टर जो है सो पर एकड़ के हिसाब से जो है सो हम अपने खेतों में जो है सो देते हैं। किसान बंधुओं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा तो मल्चिंग लगा हुआ है ही साथ हमारा खेत में जो है सो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है सो लगा हुआ है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से जो है सो ये तरबूज के खेती जो है सो हम जो है कर रहे हैं। जैसे ही खेत का अंतिम जुताई जो है सो करते हैं, जैसे कि गोबर खाद डालने के बाद में जो है सो रोटावेटर जो है सो चलता है। रोटावेटर के बाद जो है सो बेड जो है सो बनता है। बेड बनने के बाद में मल्चिंग जो है सो हम लोग जो है सो बिछाते हैं। जब मल्चिंग करते हैं तो आप पौधा से पौधा की दूरी देख रहे हैं 3 फीट में लगा हुआ है और मेरा बेड से बेड की दूरी जो है सो 4 फीट की है। तरबूज की अधिक उपज लेने के लिए मिट्टी की जांच के आधार पर खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपने मिट्टी की जांच नहीं कराई है तो सामान्य तौर पर तरबूज में खाद का प्रबंधन कैसे करना है, आइए जानते हैं। ब्राउन गोल्ड करीब 2 क्विंटल जो है सो ब्राउन गोल्ड पर एकड़ जो है सो यूज करता हूँ। नीम जी जो है सो करीब 5 से 10 kg, करंज का खेली करीब जो है सो 2 क्विंटल और एक ह्यूमिक गोल्ड करके है आपका जैविक उत्पाद है, उसका भी 10 kg का जो है सो प्रयोग करता हूँ और ह्यूमिक एसिड का भी जो है सो 1 kg पर एकड़ के हिसाब से यूज करता हूँ। उसके बाद 15 दिन के बाद जो है सो ट्रांसप्लांट जो है सो अपने खेत में नर्सरी को जो है सो करते हैं। 2 ड्रिपर छोड़ के तीसरा में जो है सो हम जो है सो एक तरबूज जो है सो लगाते हैं। समय पर तो जो है सो पानी तो चलाना ही पड़ता है ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से। इसके अलावे करीब 8 से 10 दिनों के अंतर पर जो है सो फसल में बहुत सारा जो है सो फंगस लग जाता है, बहुत सारा जो है सो कीटनाशक कीट का प्रकोप होता है। तो इसके लिए जो है सो 10 से 15 दिनों के अंतर पर जो है सो दवा का छिड़काव करना पड़ता है। शुरुआती दौर पर अगर आपके पास में जैविक दवा उपलब्ध ना हो तो मैंकोजेब 2.5 से 3 ग्राम पर लीटर पानी और उसके साथ में एक बिग बॉस नाम की दवा आती है या तो इमिडाक्लोरोपीड अगर यदि आपके पास उपलब्ध है तो उसका 1 ml पर लीटर पानी के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। कुछ भी जो है सो बीमारियां जो है सो 8 से 10 दिनों पर अगर यदि इनका दिया जाए जो है सो दवा का छिड़काव किसान अगर यदि करे तो कुछ भी बीमारी जो है सो पौधा को नहीं जो है सो पकड़ता है। अगर आप इन बातों पर जो है सो अमल करेंगे तो आप भी जो है सो एक सफल किसान बन सकते हैं और तरबूज की खेती करके अच्छा मुनाफा जो है सो कमा सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भाई अंडा उत्पादन के लिए लेयर मुर्गियों का पालन कर इस व्यवसाय से अच्छा लाभ हासिल कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी मुर्गियां कुछ घातक बीमारियों की चपेट में आ जाती हैं, जिनके समय रहते अगर रोकथाम नहीं की गई तो मुर्गियों की मौत तक हो जाती है। तो कैसे करें इन रोगों की रोकथाम, आइए जानते हैं एक पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश तिवारी से। फाउल कॉलरा एक ऐसी घातक बीमारी है कि जिसमें मुर्गियों में अत्यधिक मृत्यु होती है। और भी जो जीवाणुजनित बीमारियां हैं उसमें है साल्मोनेलोसिस, खासकर फाउल टाइफाइड अर्ली एज की बीमारी है जो कि मुर्गी के जन्म के शुरुआत से ही लेकर पाई जाती है। विषाणुजनित बीमारियों में रानीखेत, गम्बोरो, चिकन एनीमिया वायरस, इन्फेक्शियस ब्रांकाइटिस और लेयर बर्ड में खासकर मैरेक्स डिजीज, ये विषाणुजनित बीमारियां हैं जिनमें मृत्यु होती है। लिम्फाइड ल्यूकोसिस वाली बीमारी भी मैरेक्स बीमारी से मिलती जुलती है। ये भी
लेयर बर्ड में होती है। हालांकि इसे पेरेंटल बीमारी भी कहते हैं कि जो कि अपने ब्रीडर बर्ड से इन मुर्गियों में ट्रांसमिट होती है। मुर्गी फार्म में अधिकतर बीमारियां देखरेख में लापरवाही से आती हैं। इसीलिए हमारे मुर्गी पालकों के लिए देखरेख की बारीकियों को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मुर्गी पालन को सफल बनाने में उचित देखरेख और प्रबंधन का अधिक महत्व है। तो मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए वो कौन कौन से जरूरी प्रबंधन है, आइए जानते हैं। तो रोकथाम के लिए हमें 3 स्टेप उठाने की जरूरत है। पहला स्टेप है कि हम बायोसिक्योरिटी को मेंटेन करें, दूसरा स्टेप है कि हम प्रॉपर वैक्सीनेशन करें, और तीसरा स्टेप है कि हम इसके इम्यून सिस्टम को मजबूत रखें। अब बायोसिक्योरिटी का मतलब हम अपने फार्म की सिक्योरिटी बायो से, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उससे सिक्योर करें। तो उसकी शुरुआत हमें हैचरी लेवल से ही होती है कि जिस दिन हम अपना डे ओल्ड चिक्स बुक कराते हैं तो हमें ये ध्यान रखें एक सफल फार्मर के रूप में कि हम अपने फार्म पे डिजीज फ्री चिक्स ही ले आएं। और वो तभी संभव है कि जब हमारा डिजीज फ्री चिक्स डिजीज फ्री फ्लॉक से पैदा हुआ हो और डिजीज फ्री हैचरी से आता हो। दूसरा, हमारे फार्म पर अननेसेसरी जो भी अनवांटेड लोग हैं उनका प्रवेश भी न हो। तीसरी चीज़ ये है कि हम एज ए फार्मर अपने फार्म पर ऑल इन ऑल आउट सिस्टम को अपनाएं। तीसरा चीज़ ये है कि हम अपने फार्म पर रेगुलर साफ सफाई का ध्यान रखें, जिसमें कि ये फीडर है, ड्रिंकर है और फार्म इक्विपमेंट, अदर फार्म इक्विपमेंट है, जैसे कि डिबिकर है, वैक्सीनेटर है और पर्दे हैं, फार्म की सीलिंग है। इनकी साफ सफाई को हम करें, नियमित रूप से करें। एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि हमें फार्म पर नियमित रूप से छिड़काव करना चाहिए डिसइंफेक्टेंट का। फार्म के बाहर भी करना चाहिए, फार्म के बाहर जो झाड़ियां हैं उसे काट के हटा देना चाहिए और फार्म के अंदर नियमित छिड़काव करना चाहिए। मैरेक्स डिजीज का वैक्सीनेशन फार्म पर बर्ड आने के साथ ही शुरू हो जाता है, यानी पहले दिन। एक तरह से कह सकते हैं कि आप 0 डे पर ही हम मैरेक्स डिजीज का वैक्सीनेशन करते हैं। दूसरा, 0 डे पर जो वैक्सीन करने की बात आती है वो आईबी का वैक्सीनेशन, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस का वैक्सीनेशन करते हैं। तीसरी वैक्सीन करते हैं हम लसोटा यानी रानीखेत बीमारी के लिए, जो 5वें दिन पर करते हैं। तीसरा, गंबोरो का वैक्सीनेशन करते हैं, जो 12वें दिन पर करते हैं। और चौथा वैक्सीनेशन करते हैं जो कि हम 24वें दिन पर करते हैं, वो करते हैं गंबोरो का, और 28वें दिन पर पुनः लसोटा वैक्सीनेशन करते हैं। मुर्गी पालकों को टीकाकरण के समय भी बहुत सी जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि कई बार टीका लगाने के बाद भी बीमारियों का प्रकोप हो जाता है। इसीलिए आप विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही टीकाकरण का कार्य करें, जिससे मुर्गियों में बीमारियों के आने की संभावना बिल्कुल नहीं रहे। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला बक्सर के कृषक अरविंद कुमार ने। आपने नींबू के बाग लगा रखे हैं जिसमें नींबू की तितली एवं कैंकर रोग का प्रकोप देखने में आ रहा है। आप इनके समन्वित नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो अरविंद कुमार जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। नींबू में प्रमुख कीट एवं रोग का प्रबंधन कैसे करें, इस पर अगर किसान भाई ध्यान देंगे तो उनका फसल रोग एवं कीट से सुरक्षित रहेगा। नींबू में नींबू की तितली लगती है, लेमन बटरफ्लाई। यह छोटी उदर वाली बड़ी तितली होती है। इसके पंख पीले धब्बे युक्त सुनहले होते हैं। मादा कीट मुलायम पत्तियों पर अंडे देती हैं। शिशु कीट पत्तियों को खाकर पत्ता विहीन कर देती हैं। इसके प्रबंधन हेतु इनके अंड समूह तथा पिल्लुओं को हाथ से चूनकर शुरुआत में ही नष्ट कर दें। इसके अलावा मालाथियन 50% इसी का 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके अलावा नींबू के बाग में सिट्रस सिल्ला कीट का प्रकोप होता है। ये कीट छोटे छोटे आकार के होते हैं तथा पत्तियों के निचले भाग पर रहते हैं और पुष्प कलिका के अगल बगल अंडे देते हैं। ये कीट पौधों की नई पत्तियों तथा कोमल भागों से रस चूसकर एक विशेष प्रकार का मधु स्रवित करते हैं, जिसके कारण पौधों पर फफूंद फैल जाती है तथा पत्तियां काली पड़कर सूखने लगती हैं।
इसलिए इस कीट का नियंत्रण करना जरूरी होता है। तो इस कीट का रोकथाम करने के लिए इमिडाक्लोपिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर पौधों पर छिड़काव करना चाहिए। फल चूसक कीट से भी परेशान रहते हैं। इसके वयस्क नींबू के बाग के निकट कुछ जंगली पौधों पर रहते हैं तथा प्रजनन करते हैं। ये प्रायः फल में छेद कर रस चूस लेते हैं, फलस्वरूप फल सड़कर गिर जाते हैं। इनके प्रबंधन के लिए नींबू के बागों के निकट जंगली पौधों को नष्ट कर दें, साफ सफाई रखें, प्रकाश फंदा का उपयोग करें, पकड़े गए वयस्क कीटों को नष्ट करें। 1 किलो गुड़, 60 ग्राम सिरका, 30 ml मालाथियान 50 EC का 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। नींबू के बाग में कई प्रकार के रोगों का प्रकोप भी देखा जाता है। इन रोगों में से मुख्य रूप से सिट्रस कैंकर रोग देखा जाता है। इस रोग से पौधों की पत्तियों, टहनियों व फलों पर पीले और भूरे रंग के खुरदरे धब्बे दिखाई देते हैं। ये रोग जीवाणु द्वारा नींबू के पौधों में होता है। तो क्या इस रोग के लक्षण एवं नियंत्रण उपाय हैं? आइए जानते हैं। अत्यधिक आक्रांत होने की स्थिति में पौधे पत्ता विहीन हो जाते हैं। गोलनुमा सड़ा हुआ धब्बा बन जाता है जो बाद में बड़ा होकर भूरे रंग का हो जाता है। इसमें बरसात में ही कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% घुलनशील चूर्ण का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे कि निश्चित रूप से नींबू का फल बताए हुए कीटों एवं रोगों से सुरक्षित रहेगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। आंवले का मुरब्बा बनाकर ले रहे अधिक मुनाफा, एक सफल किसान से मुलाकात। समेकित कृषि प्रणाली एक अधिक आय का साधन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है anndatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।